गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला सीरीज, ठीक है ना। इस सीरीज में आपके पास 16 पार्ट जा चुके हैं। आज आप जो पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 17 है और क्वेश्चन नंबर 401 से 425 तक पढ़ना है इस सीरीज में, ठीक है ना। आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल साइंस से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं। आपको केवल अपने घर पर बैठ करके फ्री में यूट्यूब चैनल पर, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर आपको देखना है। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 401 है, कह रहा मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है। देखिए, मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं। पहले जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत होते हैं और वो 7-8 साल की उम्र से गिरना चालू हो जाते हैं, 12 साल तक लगभग खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, ठीक है ना। वो स्थायी दांत होते हैं और उनकी संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32। इस आधार पर मनुष्य में दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए मनुष्य को एक नाम द्विबार दंती भी कहा जाता है, द्विबार दंती, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है पूछ रहा है मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या है 18, 20, 22, 12। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पहला हो गया। 402 पर है मानव हृदय की मध्य परत कहलाती है। हमारा जो हृदय है, ठीक है ना, हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो 3 परतों से घिरा होता है, ठीक है ना। कितनी परतों से घिरा होता है? 3 परतों से घिरा होता है, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि इन तीनों परतों में से मध्य परत कौन सी होती है, ठीक है ना। तीनों परतों में से मध्य परत कौन सी होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है ना। इस तरह से आपको इन चारों में से चुनना है तो कौन सा हो सकता है भाग जो मानव हृदय की मध्य परत कहलाता हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। मायोकार्डियम जो है वो कहलाता है हृदय का मध्य परत, ठीक है ना। मायोकार्डियम को हृदय की मध्य परत कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 403 है मास्टर ग्रंथि कहलाती है आग्नेयाशय, आवाटु, पीयूष, प्लीहा, ठीक है ना। देखिए, मास्टर ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे स्रावित विभिन्न हार्मोन्स, मास्टर ग्रंथि से स्रावित विभिन्न हार्मोन्स, एक तो पहले आप ये समझ लीजिए मास्टर ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इससे स्रावित हार्मोन्स जो है वो विभिन्न ग्रंथियों के स्रावण को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात की नहीं? इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये होती कहाँ पर है? तो पहले करेक्ट कर लेते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाती है आग्नेयाशय, आवाटु, पीयूष, प्लीहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क के पश्च भाग में अधर तल पर हाइपोथैलेमस के पास स्थित होती है और मटर के दाने के समान होती है, जो 2 भागों से मिलकर बनी होती है, अग्रपिंड और पश्चपिंड। अग्रपिंड में से 11 हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्चपिंड से 2 हार्मोन्स, यानी कुल मिलाकर पीयूष ग्रंथि से 13 हार्मोन स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? इन चारों में से फेफड़े, हृदय, यकृत और वृक्क, इन चारों में से एक अंग जो है वो अपोहन का कार्य करता है, डायलिसिस, यानी ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन उनमें से कौन ऐसा अंग है जो काम करना बंद कर दे या वो काम नहीं कर पा रहा सही से, तो उसकी जगह पर अपोहन यानी डायलिसिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फेफड़े,
हृदय, यकृत, वृक्क। ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा वृक्क। वृक्क है जिनके जो कि हमारे हृदय का फेफड़ों काम करना बंद कर देते हैं, तो ऐसा अपवहन करना पड़ता है। 405 है, नाड़ी दर मापी जाती है। डॉक्टर साहब हाथ में ऐसे पकड़ लेते हैं और वो बताते हैं बुखार है या नहीं है, है ना। या हार्ट बीट मापी जाती है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, वो उसकी बात कर रहा है। नाड़ी दर मापी जाती है सिरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका से। सिरा से नापते हैं, धमनी से नापते हैं, त्वचा से नापते हैं, फिर तंत्रिका से नापते हैं। तो नाड़ी दर जो है वो हमारी धमनी से मापी जाती है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा इसको मापा जाता है। 406 कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। कशेरुक मतलब होता है हड्डी वाले प्राणी, यानी वर्टिब्रेटा वर्ग के। वर्टिब्रेटा वर्ग के प्राणियों को कशेरुक जंतु कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। कैरोटीन होता है, हड्डी होती है, एनेमल होता है, या फिर खोपड़ी होती है। ठीक है ना। तो जो मनुष्य के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है वो दांत का ऊपरी भाग होता है। ठीक है ना। दांत के ऊपरी भाग को सर्वाधिक कठोर भाग जाना जाता है, जिसे हम जानते हैं इनेमल के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? इनेमल के नाम से। 407 है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है पीयूष से, पीनियल से, एड्रिनल ग्रंथि से, अंडाशय ग्रंथि से। ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारी पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड से स्रावित होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पीयूष ग्रंथि है। क्या है भैया? पीयूष ग्रंथि है इसका आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 408 पर। हेलो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 408 पर कह रहा है सर्वग्राही कौन से वर्ग का रुधिर होता है। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है आपके लिए कि सर्वग्राही कौन से वर्ग का रुधिर होता है। आपका ऑप्शन ए भी है। ये शायद क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो रहा है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। 409 में मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। 410 कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है? ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको समझाया था कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, मास्टर ग्लैंड जो होती है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा श्रावण को नियंत्रित करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर के कार्य करती है ना। अर्थात पीयूष ग्रंथि के अधीन नहीं है, वो अपने आप फ्री में कार्य करती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कौन सी है भैया? आवर्त ग्रंथ, जनन ग्रंथ, परावर्त, आधिवृक्क। आवर्त, जनन ग्रंथ, परावर्त, आधिवृक्क। तो यहाँ पर वो ग्रंथि, उस ग्रंथि का नाम है परावर्त। परावर्त ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो पीयूष ग्रंथि के अधीन कार्य नहीं करती, पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर के फ्री होकर कार्य करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 411 पर। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है O2 का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। ठीक है ना। O2 का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है भैया? आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन किस काम आता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है ना। ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य। 412 है, मानव शरीर में
भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है? यकृत, अग्न्याशय, छोटी आंत, आमाशय। किस अंग में सर्वाधिक अवशोषण होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, यकृत केवल पित्तरस का निर्माण करता है, भोजन से कोई लेना देना नहीं। अग्न्याशय भी मिश्रित ग्रंथि होती, पाचक रस स्रावित करती है, अवशोषण नहीं करती। आमाशय भी पाचन करता है। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 413, यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ है, यानी पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी संतान किस रक्त वर्ग की हो सकती है? तो उनकी संतान किस रक्त वर्ग की हो सकती है आपको बताना है। बी, ए बी, ओ या फिर बी, ए बी और ओ तीनों। तो उनकी संतान अगर ए ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का क्रॉस होगा तो उनकी संतान ब्लड ग्रुप ए या ओ की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ए का प्रयोग नहीं है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप की हो सकती है। शरीर में आरबीसी का जीवन काल है 60 दिन, 120 दिन, 365, 465। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है ना। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी डेड हो जाती है। 415 है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली या प्लीहा, फेफड़े, हृदय, यकृत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो तिल्ली या प्लीहा मनुष्य के शरीर के ब्लड बैंक का कार्य करता है। समझ में आया भाई? ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ब्लड को स्टोर करने का काम करता है, वो है प्लीहा। नोट कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन आगे चलते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 416 नंबर पर कि ब्लड में पाई जाने वाली धातु है। हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है ना, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है जिसके कारण वो अपना कार्य भली प्रकार कर पाता है? तो ब्लड में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम, आयरन। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपको ये जाना माना क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम है या फिर आयरन है, ठीक है ना। तो चलो बताओ फटाफट। तो इसका आंसर भैया यहाँ पर आयरन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजन की क्षमता सबसे कम होती है? मानव शरीर की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत पूछे जाने वाला, बिल्कुल रट लीजिएगा। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजन की क्षमता सबसे कम होती है? देखिए, पुनर्योजन का मतलब होता है कि दोबारा से उस अंग का निर्माण होना। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाएं जो डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, उनका दोबारा से निर्माण होने का समय पीरियड, ठीक है ना, किसमें सबसे कम होता है? हमारे जैसे नेल्स होते हैं, बाल होते हैं, है ना, हम लोग कटवाते हैं और दोबारा से ये निकल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें सर्वाधिक पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है। सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा रिकवर होने की क्षमता हमारे लीवर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में पुनर्योजन की क्षमता सबसे कम होती है? वो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, पेशी की कोशिकाएं हैं, अस्थि की कोशिकाएं हैं या फिर यकृत की कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक पुनर्योजन की क्षमता कम होती है वो है मस्तिष्क में। मस्तिष्क हमारा रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लेता है। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए 2-3 साल का इलाज चलता है, ट्रीटमेंट चलता है, बहुत लंबा टाइम ट्रीटमेंट। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है 15 है, 20 है, 30 है, 40 है। कितने अमीनो अम्ल हैं
जो हमारी बॉडी के लिए अनिवार्य है, अर्थात हमें हमारे शरीर बॉडी को चाहिए। ठीक है ना, तो आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं आप 15, 20, 30, 40, 20 अमीनो अम्ल हमारी बॉडी के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। मानव मस्तिष्क का भार होता है, मानव मस्तिष्क का भार होता है, यानी हमारे जो ब्रेन है उसका वजन कितना है, ठीक है ना, वो आपको जवाब में देना है। तो मानव मस्तिष्क का भार है 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम अथवा फिर 1600 ग्राम, ठीक है ना। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1350 ग्राम के आसपास होता है। कहीं कहीं पर ऑप्शन में 1300 ग्राम दिया होता है, तो वो भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 420। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा लीवर है उसमें रिकवर होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो पुनरुद्भवन की क्षमता जो दिखाएगा वो हमारा यकृत होगा, ठीक है। 421 हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है भैया? कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है और जस्ता है, Zn। इन चारों में से हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? यही क्वेश्चन आपका ऊपर 416 में है, बस उल्टा करके दिया गया है। तो हीमोग्लोबिन में Fe होता है, आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण, पूर्ण और जोड़ लीजिए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यानी ग्लूकोज के अगर एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण पता है आपको 3 चरणों में होता है, श्वसन क्रिया के दौरान होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा। यहां पर कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। यानी कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 2 हैं, 28 हैं, 38 हैं या फिर 48 है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। 423 है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड से, एड्रीनल से, जननांग से, पिट्यूरी से। तो वृद्धि हार्मोन्स जो है वो पिट्यूरी यानी मास्टर ग्लैंड से स्रावित होता है। इस तरह से आपके 423 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए अभी 2 क्वेश्चन और बचे इस सीरीज में, जो अभी आपको पूरे करवाए जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 424 पर क्या कह रहा है कि WBC का मुख्य कार्य है, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य कौन सा होता है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए देख के बताइए कौन सी कार्य होता है WBC का। तो जो WBC का मुख्य कार्य है वो क्या है? CO2 ले जाता है, O2 यानी CO2 का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, या इनमें से कोई भी इसका कार्य नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए फटाफट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो होगा WBC का जो मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना होता है। ये हमारी बॉडी में ये 5 प्रकार की होती हैं। पहले तो 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित, ठीक है ना। उनके 3 और 2 भाग हैं, यानी कुल मिलाकर 5 प्रकार की होती हैं, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में डेवलप करती है। 425 है रक्त दाब का नियंत्रण करता है, यानी जब बीपी हाई होता है, बीपी हाई हो या बीपी लो हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, आपने खूब सुना होगा। यहाँ पर जो कह रहा है कि रक्त दाब का नियंत्रण करता है, कौन करता है? देखिए जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी में एक इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है ना, कौन सा? इमरजेंसी एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। लेकिन वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, वो जवाब आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रीनल हार्मोन्स, जो कि
आपातकालीन, इसको इस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऐसी कंडीशंस पर हमारे हृदय की सुरक्षा करता है, बीपी को घटाने यानी बीपी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस तरह से दोस्तों फ्रेंड्स ये एक सीरीज आपकी कंप्लीट होती है। इसके आगे की सीरीज अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।